नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सर्दी के मौसम में आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो होने वाला है आज का बहुत अपना एक स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनका जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ये हम सबको पता है, लेकिन वो होती क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक है वो जानने वाले हैं। इस वीडियो से जो भी मैटर्स आपको मिलेगा, जो भी क्वेश्चन बनेंगे, वो क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक, एसएससी, यानी इंडिया लेवल और स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके अंदर अधिकतर ये जो राष्ट्रपति की जो चुनाव पद्धति है एकल संक्रमण मत पद्धति, उसमें से कई बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में कि जब अपना देश आज़ाद हुआ तो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान में अपने भारत के राष्ट्रपति है श्रीमान रामनाथ कोविंद। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन, क्योंकि अपना आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता क्या है। हम लोग कई बार पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, तो आखिर ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति है क्या, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपने जो भारत का संविधान है उसके अंदर जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 के तहत ये लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। यानी अनुच्छेद 52 ये प्रावधान करता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद है वो होगा। फिर आता है अनुच्छेद 54, उसके अंदर दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। यहाँ निर्वाचन मंडल से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता कभी भी भाग नहीं लेती। जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं, क्योंकि जब हम एकल संक्रमण मत पद्धति की चर्चा करने वाले हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, यानी जनता है वो इनडायरेक्टली भाग लेती है, जनता सीधे तरीके से भाग नहीं लेती। जिस प्रकार से हम विधायक, एमएलए या लोकसभा सांसद या सरपंच का चुनाव, उसमें जनता सीधे भाग लेती है, खुद अपने वोट का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे वोट देकर अपने वोट का प्रयोग नहीं करती। जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो जाके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो जो जनता की भूमिका है राष्ट्रपति के चुनाव में वो अप्रत्यक्ष होती है। ये क्वेश्चन भी पहले कई बार इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता की क्या भूमिका होती है। तो उसके अंदर एक ही आंसर होता है कि जनता की अप्रत्यक्ष भूमिका होती है, यानी इनडायरेक्ट भूमिका होती है, डायरेक्ट भूमिका जनता की नहीं होती। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर जनता की जब भूमिका नहीं होती तो किन की भूमिका होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले होते हैं लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। आप इन शब्दों पे गौर करिएगा, मैं बोल रहा हूँ लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। वैसे लोकसभा की जो सदस्य संख्या उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी वो लोकसभा के सदस्य जो वोट लेकर जीत कर आए हुए हैं। तो ऐसे सदस्यों की संख्या लोकसभा के अंदर 543 होती है, क्योंकि 2 सदस्य राष्ट्रपति अपनी ओर से भेजता है तो 545 हो जाती है। तो जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति अपनी ओर से लोकसभा में मनोनीत करता है, वो 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो 545 में से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या है केवल 543। दूसरा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ऐसे राज्यसभा के सांसद जो चुनाव जीतकर आए हुए हैं। राज्यसभा के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, वर्तमान में 245 है, लेकिन 245 में से चुनाव जीतकर आने वाले सदस्यों की संख्या केवल 233 है। जो राष्ट्रपति अपनी ओर से 12 सदस्य भेजता है तो 233 + 12 245 होते हैं,
लेकिन 245 में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी ओर से राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वालों की, वो है 233। इसके अलावा संपूर्ण राज्यों, आपको पता होना चाहिए राज्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संपूर्ण राज्य, दूसरे होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ हम बात करें संपूर्ण राज्यों की, जो लगभग अभी 28 हैं। तो संपूर्ण राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, और विधानसभाओं के सदस्य कहलाते हैं विधायक, एमएलए। जो भी भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के एमएलए, राजस्थान के भी एमएलए, गुजरात के एमएलए, पंजाब के एमएलए, जो संपूर्ण राज्य हैं उनकी सभी विधानसभाओं के एमएलए भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चौथा, 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल और केवल केंद्र शासित प्रदेश की। संपूर्ण राज्यों की बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं कि 28 राज्यों के एमएलए भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, जिनको इंग्लिश में यूटी भी कहा जाता है, यूनियन टेरिटरी। वो 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। उनकी विधानसभाओं के सदस्य यानी उनके एमएलए को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, और ये अधिकार मिला था उनको 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि जो 2 केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पांडिचेरी, इनके विधायकों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मिला। तो वो संविधान संशोधन था 70वां संविधान संशोधन 1992। उसके द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिला। तो इस प्रकार से ये जो सदस्य हैं सारे, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और जो संपूर्ण राज्यों की विधानसभाएं उनके सदस्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य, ये सब मिलकर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी ये सब शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले लोग। तो हम एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि संसद के 776 सदस्य भाग लेते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि संसद के कितने सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233, दोनों मिलाकर होते हैं 776 सांसद हैं संसद के सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा संपूर्ण राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए और दिल्ली और पांडिचेरी के एमएलए भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि संसद के कितने सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा यानी 543 प्लस 233, संसद के 776 सांसद हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसके अलावा हम और भी बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई राजनीतिक दल नहीं होता। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो कई प्रकार के राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल, आरएलपी, एसपी, बीएसपी, कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में कोई राजनीतिक दल भाग नहीं लेता और कोई चुनाव चिन्ह भी नहीं होता। यह भी सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी चुनाव चिन्ह नहीं होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए आपको पता होगा जब कोई चुनाव लड़ा जाता है तो सबसे पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। सभी प्रत्याशी हैं चुनाव में भाग लेने वाले, वो अपना अपना फॉर्म भरते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसको कहते हैं नामांकन पत्र। तो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यानी हर कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसका जो नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, चुनाव लड़ने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसको कहते हैं नामांकन पत्र या नॉमिनेशन फॉर्म। उस फॉर्म के ऊपर 50 प्रस्तावकों के सिग्नेचर होने चाहिए। और वो 50 प्रस्तावक कौन? या तो लोकसभा के सांसद हो, या राज्यसभा के सांसद, या फिर किसी राज्य की विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए। यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने वाले लोग हैं, ऐसे 50 लोगों के सिग्नेचर होने चाहिए। अब आपको पता होगा एक आम आदमी, एक कॉमन मैन 50 एमएलए या 50 लोकसभा राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर नहीं करवा सकता। ये व्यवस्था क्यों की गई है? ये व्यवस्था इसीलिए की गई है
ताकि राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर भीड़ नहीं हो। देश का सबसे बड़ा पद है, राष्ट्रपति को अपने देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, तो उस चुनाव में ज़्यादा लोगों की भीड़ नहीं हो चुनाव में खड़े होने की। कई बार हम देखते हैं गांव में सरपंच का चुनाव हो या किसी विधानसभा में चुनाव चल रहा है एमएलए का, तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, 20 लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसी भीड़ को रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से 50 प्रस्तावक होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्यों को प्रस्तावक बनाना आवश्यक है, तो उसका आंसर होता है 50। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, हम जब वोट देने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में अभी जो भी चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम पे होते हैं। हमें एक बटन दबाना होता है और हमारा वोट लग जाता है। लेकिन आज भी राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से नहीं होता है, आज भी बैलेट पेपर से होता है। हमें वहाँ पर ठप्पा लगाना पड़ता है, हमें मतलब जो भाग लेने वाले लोग हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं अपना जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं। तो अपना जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, यानी अपना जो सुप्रीम कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सीजेआई, जिनको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये आप लोगों को पता ही है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, अपना कार्यकाल, वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति को लगे कि मैं 5 साल से पहले ही अपने पद से त्याग पत्र, इस्तीफा देना चाहता हूं, तो वो किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ये सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपता है, अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा और अपना त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसमें से कई बार कई सारे क्वेश्चन है बने हुए हैं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। एक क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसको देता है, तो वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। जैसे ही राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना है वो लोकसभा अध्यक्ष को देगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो एकल संक्रमण मत पद्धति है जिससे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो कैसे काम करती है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ लेते हैं कि एकल संक्रमण मत पद्धति आखिर होती क्या है, कि जिसके द्वारा हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये एक बिल्कुल अलग प्रकार की मत प्रणाली है। जिस प्रकार से ये किसी लोकसभा सांसद या एमएलए का चुनाव नहीं है, किसी सरपंच का चुनाव नहीं है, ये अपने देश में सबसे बड़े पद का चुनाव है। तो यहाँ की जो मत पद्धति है वो भी बिल्कुल अलग होती है। तो एक उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं कि एकल संक्रमण मत पद्धति आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार 3 लोग हैं, यानी 3 लोग हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। जैसे विकास, सुनील और रमेश, ये 3 लोग हैं, ये भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। एक बात और कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कई योग्यताएं भी होती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, वो तो सब में लगभग देखने को मिलती है। सबसे बड़ी जो योग्यता है वो है उम्र की, कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष आवश्यक है, कि कम से कम आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। तो 3 लोग मान लो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, विकास, सुनील और रमेश, ये तीनों भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अब इन तीनों का क्या होगा, चुनाव होगा। तो हम लोग सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर जो वोट देने वाले लोग हैं, तो वो भी हमें मानना है कि वोटरों की संख्या 100 है, यानी 100 लोग हैं
वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे और 3 लोग हैं वो चुनाव में खड़े हुए हैं राष्ट्रपति बनने के लिए और 100 लोग इनको वोट देने वाले हैं। अब प्रत्येक वोटर, वोट देने वाले कुल लोग हैं 100, उनमें से प्रत्येक वोटर 3 वोट देगा। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जब अपने वोट का प्रयोग करते हैं तो एक ही वोट देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में देखो 3 उम्मीदवार सामने हैं और वोट देने वाले 100 लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति जो वोट देगा वो 3 वोट देगा अपने वरीयता क्रम में। देखो कैसे, जैसे एक व्यक्ति है वो 3 वोट देगा कि उसने पहले नंबर पे विकास को वोट दिया, सेकंड चॉइस सुनील को और रमेश को तीसरी चॉइस पे उसने वोट दिया। यानी वो चाहता है अपने जो 3 वोट दे रहा है, फर्स्ट चॉइस उसने विकास को दी कि मैं चाहता हूँ पहले नंबर पे विकास को वोट देना और सेकंड नंबर पर सुनील को और रमेश को तीसरे नंबर पर वोट देना चाहता है। तो इस प्रकार से एक वोटर है वो 3 वोट देगा। अब यहाँ पर चुनाव जीतने के लिए एक शर्त होती है कि जितने वोट हैं उनके आधे से ज़्यादा वोट आने आवश्यक हैं। तो यहाँ पर हमने माना कि वोटरों की संख्या 100 है, यानी वोट देने वाले 100 लोग हैं। तो यहाँ पर सीधा सा नियम होगा कि चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए, 51 वोट। अब सबसे पहला वोट देने, मान लो कोई वोटर है 100 में से एक जना वो वोट देने गया, उसने विकास को 1 नंबर पे वोट दिया, सुनील को सेकंड नंबर पर वोट दिया और रमेश को उसने तीसरे नंबर पर वोट दिया। इस प्रकार से जो 100 लोग हैं वो आगे आगे वोट देते जाएंगे, 1 नंबर पर किसी और को, सेकंड नंबर पर किसी और को और तीसरे नंबर पर किसी और को, यानी हर वोटर है वो 3 वोट देगा। अब प्रथम वरीयता क्रम उनका पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि इनका रिजल्ट निकाल के, तो सबसे पहले मान लो विकास को फर्स्ट नंबर पर 40 वोट मिले हैं, यानी विकास को इन 100 में से 40 लोगों ने फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट किया है। 100 में से 40 ऐसे लोग हैं वोट देने वाले जिन्होंने 1 नंबर पर विकास को वोट दिया है। इन 100 में से 35 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 नंबर पर सुनील को वोट दिया है और इन 100 में से 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 नंबर पर रमेश को वोट दिया है। हम बात कर रहे हैं कि जो 100 लोग वोट देने वाले हैं इन्होंने एक नंबर पर कितने को वोट दिया है, तो विकास को 40 जो वोट देने वाले लोग हैं अपने मत का प्रयोग करने वाले, उन्होंने विकास को 40 ऐसे जो वोट देने वाले थे उन्होंने 1 नंबर पर विकास को चुना, 35 ऐसे लोग थे जिन्होंने 1 नंबर पर सुनील को चुना और 25 ऐसे लोग थे जिन्होंने 1 नंबर पर रमेश को चुना। अब यहाँ चुनाव जीतने के लिए चाहिए 51 वोट, लेकिन ना तो विकास को 51 वोट मिले, ना सुनील को 51 वोट मिले, ना रमेश को 51 वोट मिले। तो इस स्थिति में क्या होगा, किसी को भी 51 वोट नहीं मिले, क्योंकि जीतने के लिए जितने वोट हैं उनके आधे से ज़्यादा वोट आने चाहिए। यहाँ पर कुल वोट 100 है, 100 का आधा 50 होता है, 50 से हम एक ऊपर जोड़ लेते 51, तो यहाँ पर जीतने के लिए तो 51 वोट चाहिए, लेकिन किसी को भी 51 वोट नहीं मिले। तो क्या इस स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव वापस होगा? बिल्कुल नहीं होगा वापस। अब देखो, विकास को 40 वोट मिले, सुनील को 35, रमेश को 25। अब सबसे पहले जो इनकी सेकंड वरीयता क्रम निकाला जाएगा, तो सबसे कम वोट रमेश के, तो रमेश को चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा। विकास के 40 हैं, सुनील के 35, रमेश को 25, तो सबसे पहले रमेश को इस चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा। और रमेश को कितने लोगों ने 1 नंबर पर वोट दिया? 25 लोगों ने। अब इन 25 लोगों का देखा जाएगा कि इन्होंने सेकंड नंबर पर कितने 25 में से लोग हैं जिन्होंने विकास को भी वोट दिया सेकंड नंबर पे और सुनील को वोट दिया। तो इन 25 के सेकंड वरीयता चॉइस, सेकंड चॉइस देखी जाएगी। तो आगे हम देखते हैं कि इन 25 में से जो वोट देने वाले लोग हैं इन्होंने सेकंड नंबर पर विकास को 5 वोट दिए और सुनील को 20 वोट दिए। अब विकास के 40 और 5 45 हो जाते हैं, सुनील के 35 और 20 55 हो जाते हैं और रमेश तो पहले चुनाव से बाहर हो चुका है। तो अंत में जो रिजल्ट आता है वो आता है विकास के 45 वोट और सुनील के 55 वोट। और चुनाव जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? 51 वोट। तो इस प्रकार से इस चुनाव में कौन जीता? सुनील। मैं नहीं, सुनील जीता। और वो सुनील है वो भारत का क्या बनेगा? राष्ट्रपति। ये जो प्रोसेस है ये आगे से आगे चलती जाएगी। फर्स्ट वरीयता क्रम के द्वारा रिजल्ट निकलता है, उसमें भी कोई विजय नहीं होता है तो उसका सेकंड वरीयता क्रम निकाला जाता है। देखो इसमें भी एक सबसे बड़ी बात है
कि भारत में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके लिए सेकंड वरीयता क्रम को देखा गया था, वो थे वीवी गिरी, जिनके बारे में कहा जाता है वो गिरते गिरते बचे। हालांकि उनका नाम है वीवी गिरी। 1969 के अंदर कि वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो द्वितीय वरीयता मतों के आधार पर विजयी हुए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से भारत के राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय वरीयता के मतों के आधार पर विजयी हुए। तो वो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, जो बने थे सन 1969 में। बाकी जो सारे राष्ट्रपति हैं वो प्रथम वरीयता के आधार पर ही जीते गए हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की जांच सुप्रीम कोर्ट करता है। मान लो कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है, लेकिन उसको लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो इस मामले की जांच कौन करता है? अपना सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, यानी अपना जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो करता है। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध जीते गए, यानी उनके सामने किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। तो नीलम संजीव रेड्डी 1977 एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध बिना चुनाव ही भारत के राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि उनके सामने किसी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म ही नहीं भरा था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आगे भी कई बार पूछा गया है कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने। तो वो बने थे नीलम संजीव रेड्डी, जो बने थे 1977 के अंदर। अब राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है। कई बार राष्ट्रपति अपने पद पे रहते हुए कोई गलत काम कर ले संविधान के नियमों के विरुद्ध, तो राष्ट्रपति को उनके पद से समय से पूर्व उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया। ये क्वेश्चन भी आगे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उनकी जगह कुछ समय के लिए राष्ट्रपति पद का चार्ज कौन संभालेंगे? वो संभालेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, अब तो संभालेगा उनका पद उपराष्ट्रपति। लेकिन मान लो ना राष्ट्रपति हो ना उपराष्ट्रपति हो, तो इस स्थिति में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा उच्चतम न्यायालय, अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा अपना देश में एक बार पहले भी हो चुका है। सन 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां, जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था, क्योंकि उस समय राष्ट्रपति का पद भी रिक्त था और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त था। तो उस स्थिति में 1969 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। ये क्वेश्चन भी आगे के पहले कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी इन एग्जामों में पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खां, जिन्होंने 1969 के अंदर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको इस वीडियो में जो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वो समझ में आई होगी और ये भी आपको पता लगा होगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।